नमस्कार। पब्लिक इंडिया के नए नियम संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न सब्जेक्ट्स पे चर्चा करेंगे। पहली चर्चा तो हम अमेरिका पे करेंगे। यूएस ने जो टैरिफ की धमकी इंडिया को दी है, उससे इंडिया के वैश्विक बाजारों में आयात और निर्यात में क्या असर पड़ने वाला है, एक चर्चा हम इस पर करेंगे। दूसरा, जिस तरीके से राइट विंग गवर्नमेंट्स, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अब जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, इंडिया हो और भी कंट्रीज हों, तो ये जो अब लिबरल डेमोक्रेसी का क्या होने वाला है और ये जो राइट विंग दक्षिणपंथी राजनीति है, इसमें देश के आकार को लेकर, देश की व्यवस्था को लेकर और देश की जीडीपी को लेकर ही अब दोस्त बनाए जाएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा चर्चा हम जो आज करेंगे वो एक प्रोजेक्ट को लेकर करेंगे जिसमें नॉर्थ स्ट्रीम में जो पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन जो रशिया से यूरोप जा रही थी, जिसको रशिया ने बंद करने की धमकी दी थी, उसके पीछे की सारी सच्चाई क्या है, उस पर बात करेंगे। पहले मैं आपको कुछ स्नैपशॉट्स दे देता हूं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी कल वंतारा में गए और ये सुनने में आया कि वंतारा की जो जमीन है वो रिलायंस रिफाइनरी की है। उसमें उनको यूसेज का जू जो उन्होंने बनाया है या जो भी संरक्षण, वो हॉस्पिटल बना के जो जानवरों को संरक्षण दे रहे हैं वहां पर, उसकी जो जानकारी है वो वहां के जो लैंड डिपार्टमेंट है उनको नहीं है। पर प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि वहां गए और उन्होंने वहां पे जानवरों को भी देखा और अपने फोटो ऑप भी डाले और उन्होंने कहा कि इस तरीके के प्रोजेक्ट भारत में और भी लगने चाहिए। एक और उसके अलावा खबर जो है वो अब आ रही है जिसमें ये बताया गया कि गुजरात में अभी तक 286 शेर और 456 लेपर्ड्स यानी कि चीते पिछले 2 सालों में मारे जा चुके हैं। तो वंतारा वाला प्रोजेक्ट तो पहले अगर गुजरात में ही लग जाए तो शायद उससे कुछ जानवरों की बचत हो जाएगी। दूसरी चीज जो एक आरटीआई डली थी, उस आरटीआई में ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो उस आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में उन्होंने पूछा कि जो वीवीआईपी उनका ट्रिप लगा था वॉशिंगटन डीसी में 12-13 फरवरी को, तो कौन सा कोई एग्रीमेंट वहां पे या कौन सी बायलैटरल ट्रीटी कोई साइन हुई हो। तो उसमें ये जवाब आया कि कोई ऐसा एग्रीमेंट या ट्रीटी साइन नहीं हुई थी। वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गए थे प्रधानमंत्री मोदी और उनसे मिलके और बायलैटरल मीटिंग करके आ गए। कोई एग्रीमेंट, कोई चीजें जो हैं वो वहां पे साइन नहीं हुई हैं। तो एक सफाई तो ये है। और उधर जियो ने अपने 1100 वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 1100 एम्प्लॉयज की अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का वाईकॉम 18 यानी कि टीवी 18 और वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बीच में जो इनका ओवरलैपिंग हो रहा है, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ उनका टाई अप है, तो इसलिए मर्जर को लेकर बहुत सारी डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स हैं जिसके लिए हम इन लोगों को निकाल रहे हैं। तो उनको टर्मिनेशन नोटिस दे दिए गए हैं। तो इस पर भी पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए कि पीछे क्या हो रहा है। दूसरी बात जो मैं अब आपसे करने वाला हूं वो है बदलती राजनीति। वैश्विक जिस तरीके से आप देख रहे हैं वर्ल्ड में राजनीति बदल रही है, उसके पीछे के कारण क्या हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप पहले बार राष्ट्रपति बन के आए थे तो बिजनेस के मामले में वो प्रोग्रेसिव थे। चाइना के साथ भी उन्होंने जो है बिजनेस करने की कवायद की। उन्होंने रशिया के साथ भी अपना बिजनेस जो है उसको हर्ट नहीं किया। पर अब ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, सॉरी माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक मिशन के तहत ट्रंप 2.0 में आए हैं। ये बात तो तय है कि एलन मस्क ने $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उनमें की है और ट्रंप के ओवल ऑफिस में उनके जो राजदार हैं या उनके सहयोगी हैं या उनके पार्टनर हैं वो एलन मस्क ही हैं। और एलन मस्क के बिजनेस इंटरेस्ट चाइना में भी हैं। आपको पता है कि उनकी 4 फैक्ट्रियां हैं जो टेस्ला गाड़ियां बनाती हैं। मुंबई में एक शोरूम उन्होंने लीज पे ले लिया है अगले 5 साल के लिए और बहुत जल्द टेस्ला की गाड़ियां मुंबई और दिल्ली के शोरूमों में उपलब्ध होंगी। हालांकि उस पर जो ड्यूटी है वो और गाड़ियों के मुकाबले कम है, तो उनको एक एडवांटेज दी गई है कि वो सस्ती गाड़ियां या इंडिया में बेच सकें। हालांकि नॉर्वे और अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो 75% जो है वो कवरेज BYD और चाइना की दूसरी कंपनियां जो हैं वो गाड़ियां बेचती हैं। नॉर्वे में तो 90% पेनिट्रेशन चाइनीज गाड़ियों की है। और यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन रशिया वॉर के चलते 70% तक, 75% तक ड्यूटी लगा दी थी ईवी व्हीकल्स पर, यह कह के कि इन ईवी व्हीकल्स का जो कंट्रोल है वो चाइना की गवर्नमेंट के पास है और वो हम पे स्नूपिंग कर सकते हैं। अब जर्मनी हो, फ्रांस हो, इस पर रिकंसिडर करने को तैयार हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चाइना के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी का
हक मिलना चाहिए या लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जहां तक ट्रंप की 2.0 की बात है, ट्रंप जो है श्याम सरन के एक आर्टिकल में उन्होंने, श्याम सरन जो है पहले एम्बेसडर रहे हैं, तो उन्होंने एक आर्टिकल में ये कहा है कि ट्रंप का जो वन ऑफ दोस फिगर्स इन हिस्ट्री हु अपीयर्स फ्रॉम टाइम टू मार्क एन एंड ऑफ एन एरा, वो कहते हैं कि इस तरीके के लोग एक एरा को खत्म करके एक दूसरे एरा को शुरू करने के लिए हमेशा आते हैं। और ऐसा लगता है कि इसका ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं था कि जब ट्रंप 2.0 आएगा तो लिबरल डेमोक्रेसी की खत्म हो जाएगी और लिबरल डेमोक्रेसी के अंश ही देखने को मिलेंगे। चाहे वो वहां की जो बाइडेन की सरकार हो, चाहे भारत में कांग्रेस पार्टी हो, जो सबको साथ लेके चल के एक सेक्युलर सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट का एक घोषणा करती है या उसको प्रोपोगेट करती है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के आने से लिबरल डेमोक्रेसीज को आघात मिलेगा। और जिस तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से अपना वादा छोड़ के, नाटो कंट्रीज को अपना प्रोटेक्शन छोड़ के, क्योंकि उनके जो अध्याय है उसमें लिखा है कि अगर एक पे अटैक होगा तो सब पे अटैक होगा। आज की तारीख में अगर यूक्रेन जो है वो नाटो के साथ है, उन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट किया, मतलब उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे पर उन्होंने सरेंडर कर दिया ये सोचकर कि अमेरिका और नाटो कंट्रीज उनको सिक्योरिटी गारंटी देंगे। उनको कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिली और अमेरिका ने भी उनका साथ छोड़ दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने रशिया का साथ दिया और रशिया के लिए वोट किया। हालांकि इंडिया और चाइना वहां से एब्सटेन हुए। इंडिया का क्रूड का 40% हिस्सा पिछले 2 सालों से, 2022 जब से लड़ाई शुरू हुई है, प्रतिबंध के चलते सस्ता तेल रशिया से इंडिया ले रहा था। और चाइना क्योंकि ब्रिक्स में रशिया के साथ है, ब्रिक्स को तोड़ने का काम सरकार ये करना चाहती है, इसलिए वो रशिया का साथ दे रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि इसमें ट्रंप का भी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि मॉस्को में वो अपने ट्रंप टावर्स खोलना चाहते हैं, एक उनका ऑलरेडी है और एक और खोलना चाहते हैं। और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा, जो गैस पाइपलाइन है उसको हथियाने का भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो उनकी तरफ उनकी नजर है। इस वजह से भी शायद वो रशिया के साथ अपने रिलेशंस बना के रखना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने, श्याम सरन साहब ने ये कही थी कि एलन मस्क जो हैं, जो नए डिपार्टमेंट को हेड करते हैं जिसका नाम है डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वो प्लेबुक जो है वो प्रोजेक्ट 2025 के तहत हेरिटेज फाउंडेशन, एक दक्षिण पंथी विचारधारा कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, ये उनके बिल्कुल प्रोजेक्ट से मिलती जुलती है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाने का जो ये प्रावधान है, ये उसने हेरिटेज ने किया था। वो आगे ये कहते हैं कि बहुत सारे ऑथर्स इस रिपोर्ट के जो हैं, उन्होंने अब सीनियर पोस्ट ले ली है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका मतलब है कि जैसे हमारे देश में आरएसएस की विचारधारा या आरएसएस जो तय करती है, जो संघ संचालक तय करते हैं, भारत की सरकार या प्रधानमंत्री मोदी उसी को फॉलो करते हैं, ऐसा ही उनका भी राइट विंग है जो इस तरीके की गोष्ठियां करता है, इस तरीके का अनुसंधान करता है और उसमें जो भी रिपोर्ट्स बनाता है उस रिपोर्ट का पालन होता है। तो ये प्रोजेक्ट 2025 जो है, ये दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव थिंक टैंक के द्वारा ही किया गया है। दूसरी बात, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी फ्रंट को लेके जो बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि राइट विंग जो है वो उन रूलिंग डिस्पेंसेशंस और पॉलिटिकल एंटिटीज के साथ अपना ताल्लुक रखना चाहते हैं जो उनकी विचारधारा से मिलता हो। आपको पता है कि रशिया में पिछले 26 साल से इलेक्शन हुए हैं, पर यह माना जाता है कि वहां के जो व्लादिमीर पुतिन है, जो केजीबी के लिए पहले काम करते थे और प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट हो गए, उनको हटाना उनकी कुर्सी से मुश्किल है। और चाइना में भी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है जो अपनी विचारधारा से चलती है और आर्मी भी उनकी उनकी विचारधारा से चलती है। तो इस तरीके की जो बड़ी पावर्स हैं, वो ट्रंप डील मेकर के रूप में ट्रांजैक्शनल तो हैं, पर वो उन्हीं कंट्री से डील करेंगे जो उनकी तरह की सोच रखते हो। तो रशिया और चाइना उनके नेचुरल एलाइज भी हैं। और दूसरी बात, एलन मस्क की तो चाइना में टेस्ला की फैक्ट्री भी है और उनकी ईवी बैटरीज का 70% से 90% जो प्रोडक्शन है वो चाइना में होता है। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो चाइना ने भी ये कह दिया कि हम अपने जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो अमेरिका को सप्लाई रोक लगा देंगे। तो लिथियम जो आयन यूज होता है, जो मेटल यूज होता है बैटरीज बनाने में, तो लिथियम आयन बैटरीज के लिए जब अवेलेबल ही नहीं होगा तो बैटरीज बनेंगी कैसे? तो चाइना ने भी पलट करके वार किया है। और चाइना ने कल ये भी कह दिया था कि कोई भी लड़ाई हो, ट्रेड की लड़ाई हो या एक्चुअल लड़ाई हो या आप कोई भी और तरीके की लड़ाई हो, हम सब लड़ाइयों के लिए तैयार हैं।
तो चाइना के प्रीमियर ने ये बात बड़ी क्लियर कर दी। उन्होंने ट्रंप की बात अगर करें तो ट्रंप के और उनके क्लोज लिeutenants जो हैं, वो अपने आप को ग्लोबल मेन स्ट्रीम में उन्हीं लोगों के साथ खड़ा देखना चाहते हैं। वो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर से बिल्कुल विपरीत होकर उन्हीं लोगों से देखना चाहते हैं जो ताकतवर हैं और जो उनके इंटरेस्ट के लिए काम कर सकते हैं। इंडिया क्योंकि एक लो मिडिल क्लास कंट्री है, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो पिछले 10 सालों में 12 सालों में $1000 प्रति व्यक्ति से मात्र $1200 प्रति व्यक्ति पे बढ़ी है। और 2024-25 का अगर हम आंकड़ा लें तो उसमें अगर मान लीजिए 1800 से $2000 प्रति व्यक्ति भी आए हैं, तो हम एक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप नहीं माने जा सकते, क्योंकि एक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप माने जाने के लिए आपकी प्रति व्यक्ति आय कम से कम $4500 पर व्यक्ति होनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारी ग्रोथ चल रही है, हमारी जीडीपी चल रही है, तो ऐसा अनुमान है कि ये ग्रोथ हमें 2030 से पहले नहीं मिलेगी। तो विकसित भारत की परिकल्पना में पहले हम एक मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री तो बन जाएं, हमारी परचेजिंग पावर तो ठीक हो जाए, उसके बाद ही हम आगे की बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि जिस तरीके से ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, वो शी जिनपिंग के साथ भी बायलैटरल मीटिंग करके ट्रेड के टर्म्स और कंडीशंस को तय करना चाहते हैं। वो चाइना से लड़ना नहीं चाहते हैं, वो ट्रेड की धमकी देके, टैरिफ की धमकी देकर एक एक उस परिकल्पना की ओर चल रहे हैं जिसमें 18वीं शताब्दी में टैरिफ लगा के अमेरिका जो है वो अमीर बना था। तो उनको लगता है कि अगर हमारे पास टैरिफ्स होंगे तो हम विभिन्न देशों में जो हमारे देशों में आके माल बेचते हैं, जो हमारे देश में आके हमारी 50 स्टेट्स में माल बेचते हैं, तो उनको हम टैरिफ लगा के हम अपनी प्रोडक्शन सारी शिफ्ट कर देंगे। हालांकि वो ये नहीं समझते कि इसमें जो इनपुट है वो कहां से मिलेगा। तो ये बात भी जरा खड़ी हो जाती है। दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि हर आदमी इंटाइटल है अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को डील करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए। तो जो पैरामीटर्स में मीट होगा उसी से वो काम करना चाहेंगे। ओवल ऑफिस में जिस तरीके से फरवरी 28 को जेलेंस्की से बातचीत की गई, उनको बुली किया गया, चाहे वो जीडी वैंस की द्वारा किया गया या उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जो व्यवहार था, वो ऐसा लग रहा था कि वो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इसको कोरियोग्राफ किया गया हो ताकि रेयर अर्थ मिनरल्स की डील में जेलेंस्की के ऊपर कोई इतना भार ना आए। ऐसा दिखाया जाए कि जेलेंस्की लड़ते हुए उनको मजबूर किया गया, क्योंकि जैसे ही वो वापस गए यूरोपियन यूनियन मीटिंग करके अपनी ब्रिटेन गए, उसके बाद वो जर्मनी के जो नए चांसलर बनने वाले हैं उनसे मीटिंग करके जब वो मर्ज से फेडरिक मर्ज से मीटिंग करके जब वो वापस गए, तो उन्होंने कहा कि मैं रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करने को तैयार हूं। तो उसका मतलब है ये पहले से ही प्री प्लान था और कोरियोग्राफ किया गया था। अब ये क्लियर हो गया है कि गवर्नमेंट जो है वो यूरोपियन यूनियन के फेट के बारे में चिंतित नहीं है। जर्मनी ने तो पहले ही कह दिया है और बड़ी मजबूती से कह दिया है कि हम अपना 6% जीडीपी अब डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे। ब्रिटेन भी अब संज्ञान में लेगा। फ्रांस ने भी अपने 6 जनरेशन प्लेन्स के लिए प्रोडक्शन का जो काम है वो तेज कर दिया है, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन को लग रहा है कि जिस तरीके से अम्ब्रेला उनको डिफेंस अमेरिका प्रोवाइड करता था, अब शायद आने वाले समय में वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि $36 ट्रिलियन का जो कर्जा है वो अमेरिका को परेशान कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वॉशिंगटन मॉस्को पहुंचने की जल्दी में है। हालांकि उससे कोई बहुत बड़ा फायदा ट्रंप को होगा कि नहीं होगा वो आने वाला समय बताएगा। पर ट्रंप जो हैं वो इंडिया को एक बड़ी पावर के रूप में नहीं देखते हैं। और शायद इसी वजह से उन्होंने इंडिया का बहुत बार नाम लिया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वोटर टर्नआउट के लिए हमने $21 मिलियन दिए, उसका खुलासा किया। फिर उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियां जो इंडिया में जाती हैं उनमें 100% ड्यूटी लगती है, तो इसलिए हम भी ड्यूटी लगाएंगे। तो ये सब जो बातें उन्होंने कही, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्वाड 4 कंट्रीज जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस हैं, तो उसमें भी कोई आगे प्रोग्रेस अगर नहीं होती है, तो इंडिया का चाइना के अगेंस्ट यूएस से मदद लेना, या अपने जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स हैं या ऑटो कंपोनेंट्स हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है ऑटो कंपोनेंट्स का, वो करीब $2.2 बिलियन का है। और अगर जेम्स एंड ज्वेलरी और गोल्ड और स्टड ज्वेलरी की बात करें तो करीब $10 बिलियन का जो निर्यात है वो भारत से होता है। और सूरत में आपको जैसे कि पता है एक बहुत बड़ा सेंटर बना था। उस सेंटर में अगर आप देखें तो 4200 दफ्तरों में मात्र कुछ ही दफ्तर जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। बहुत सारे लोग काम छोड़ के जा चुके हैं और सूरत की भी हालत खराब है। टोटल लॉस अगर इंडिया का होगा,
अगर मान लीजिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे डॉलर टू डॉलर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे कट और पॉलिश डायमंड हैं, जिसपे इंपोर्ट ड्यूटी जो है अमेरिका की 0.5% है, हमारी जो ड्यूटी है वो 5% के करीब है। उसी तरीके से गोल्ड और स्टड ज्वेलरी में हमारी जो ड्यूटी है वो 20% है। अगर हम इंपोर्ट करवाते हैं या इंपोर्ट लेते हैं, हमारे इंपोर्टर्स को 20% ड्यूटी लगती है, पर अमेरिका जब इंपोर्ट कराती है, एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, तो 5.5% ड्यूटी है। तो ये 15% का फर्क बहुत बड़ा फर्क है, और ये करीब $10 बिलियन का टोटल बिजनेस है। तो अगर 20% ड्यूटी ज्वेलरी और स्टड ज्वेलरी पे और कट और पॉलिश डायमंड पे अगर 5% ड्यूटी लग जाएगी, तो 4.5% का डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 15% का डिफरेंस गोल्ड ज्वेलरी का भी बन जाता है। टोटल ट्रेड जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो करीब $109.7 बिलियन का है, जिसमें $77.51 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं, और हमारा नेट ट्रेड जो है वो करीब $20 से $34 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, जो कि अब ऐसा लगता नहीं कि होगा। 85% जो जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट है हमारा, वो यहाँ पे जो हमारे जो हमारे अनपॉलिश डायमंड आते हैं, उनको हम प्रोसेस करके वापस अमेरिका की मार्केट में, 85% मार्केट हमारी जेम्स और ज्वेलरी की अमेरिका में है, जिसको लेकर जो जयपुर के कलर स्टोन्स वाले हैं या सूरत के डायमंड कट और फिनिश वाले हैं, उनको बड़ी चिंता है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग गए तो हमारा बिजनेस तो बिल्कुल ठप हो जाएगा। सूरत के डायमंड बोर्ड्स में भी इसकी बहुत ज्यादा चिंता है। हालांकि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में जो प्रमोशनल काउंसिल है, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल, वो भी अपनी रिपोर्ट में ये कह रहा है कि इससे भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ में। हालांकि एस जयशंकर जो हैं वो 7 दिन की विजिट पर अमेरिका गए हैं। पहले वो ब्रिटेन गए हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे या उनके ट्रेड मिनिस्टर से मिलेंगे, और उसके बाद वो अमेरिका जाके अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे। और ऐसा लगता है कि एस जयशंकर को जब पहले भेजा गया था, जब इनकी इनॉग्रेशन होनी थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो उससे पहले जो प्रीवियस रेजीम थी उसको मिलकर अपने अपनी बात करने वो गए थे, और अब जैसे ही रेजीम चेंज हुई है तो उसके बाद अब दोबारा एस जयशंकर वहां पे ट्रेड टॉक करने गए हैं। हालांकि उनको न्योता मिला है या वो उन्होंने मीटिंग मांगी है, बिजनेस मीटिंग मांगी है, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी ये क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए उन्होंने मीटिंग मांगी होगी, तभी वो वहां पे गए हैं। हालांकि ट्रंप का जो अब ये एरा है वो लिबरल डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं अंत माना जा सकता है, क्योंकि अब आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के बाद कौन राष्ट्रपति होता है, 4 साल बाद कौन आता है। चाइना, रशिया और अमेरिका ने ये कह दिया है कि हम फेडरल एजेंसीज को कम कर देंगे। अमेरिका ने कहा है कि हम अब सोशल वेलफेयर स्कीम्स खत्म कर देंगे, सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है, जो जरूरत की सोशल सिक्योरिटी हम वो देंगे। हालांकि जो डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वेलफेयर नहीं होगा तो हम देश चलाएंगे कैसे। और जिस तरीके की बात उन्होंने कही कि 105 साल से लेके 350 साल के लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, तो बिल्कुल सरासर झूठ है। देश के 70 मिलियन लोग, यानी कि 7 करोड़ की आबादी सोशल सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट है, और सोशल सिक्योरिटी हटाने से देश का जो बेसिक फैब्रिक है वो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। दूसरी बात मैं अब आपसे जो करने वाला हूं वो एक रशियन गैस पाइपलाइन के बारे में है। वो रशियन गैस पाइपलाइन इंडिया से, अपना माफ कीजिएगा, रशिया से जर्मनी की तय होती है। इसका सारा मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर 1999 में 1999 में नॉर्थ ट्रांस गैसप्रॉम और फॉर्च्यून ने डिसाइड किया था कि एक पाइपलाइन बनाएंगे जो अंडर बाल्टिक सी चलेगी और यूक्रेन के थ्रू जाएगी। बाल्टिक रीजन में बाल्टिक सी के नीचे से जाएगी, क्योंकि जर्मनी, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज में बहुत ठंड पड़ती है, और गैस के बगैर वहां का बिजली और वहां की जो हीटिंग है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो रशिया के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था यूरोपियन यूनियन का, जिसमें दिसंबर 2000 में प्रिलिमिनरी अप्रूवल जो है यूरोपियन यूनियन ने दिया था कि ऐसी एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए। सितंबर 6 2011 में पुतिन जब पीएम थे, तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो थी वो नॉर्थ स्ट्रीम की उन्होंने फिल की थी प्रोसेस गैस के साथ। और उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, जर्मनी की कंपनीज इन्वॉल्व थी, वो स्टेक होल्डर्स थे उसमें। रशिया की कंपनीज इन्वॉल्व थी, जिनका मैंने आपको नाम बताया, नॉर्थ ट्रांस गैस और गैसप्रॉम। और नवंबर 8 2011 में ये पाइपलाइन लॉन्च हो गई थी। उस समय प्रेसिडेंट जो थे वो डिमित्री मालदीव्स थे, और जर्मन चांसलर एंजेलिना मार्केल थी।
ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 जब लॉन्च हुई थी, 1200 किलोमीटर की ये पाइपलाइन बाल्टिक सी के अंडर रशिया से जर्मनी जाती है। 2018 में इसकी दूसरी लाइन बनाने का यूरोपियन यूनियन ने जो है वो एग्रीमेंट किया था, अप्रूवल दिया था, और सेकंड बैच में कंस्ट्रक्शन जो है 2018 में शुरू हुई थी सेकंड पाइपलाइन की, उसको नॉर्थ स्ट्रीम 2 कहा गया था। हालांकि यूएस और ईस्टर्न यूरोप ने इस पे भारी ऑब्जेक्शन उठाया कि इस तरीके की अगर गैस पाइपलाइन सीधे जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, इन कंट्रीज को अगर गैस रशिया से डायरेक्ट मिल जाएगी तो रशिया का इन्फ्लुएंस यूरोपियन यूनियन में बढ़ जाएगा और अमेरिका का इन्फ्लुएंस घट जाएगा, जिसके चलते सेकेंड लाइन को कमीशन करने में ज्यादा वक्त लग गया और सितंबर 2021 यानी कि 2018 से 2021 3.5 साल बाद वो लाइन कमीशन होती है और उसमें 55 बिलियन गैस सीसी यूनिट पर ईयर का एस्टिमेट होता है कि 55 मिलियन जो है बिलियन, सॉरी माफ कीजिएगा, 55 बिलियन सीसी यूनिट्स जो है वो ईयरली वहां पे भेजी जाएगी। हालांकि फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हो जाती है और इस वॉर के चलते वॉर सैंक्शंस लग जाते हैं और रशिया के ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं, तो गैस पाइपलाइन की भी बात पर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अगर नाटो कंट्रीज यूक्रेन को बचाने के लिए ईस्टवर्ड एक्सपैंड कर गए हैं और यूक्रेन अब चूंकि नाटो का कंट्री है और नाटो की जो उनका परिभाषा ये है कि अगर एक पे अटैक होगा तो सब पे अटैक होगा, तो इसलिए फिर इस पे बात हो जाती है कि इस गैस कंप्रेशन स्टेशन को बंद कर दिया जाए। हालांकि एक टरबाइन खराब हो जाती है, वो कनाडा भेजी जाती है, वो कनाडा में ठीक भी कर दी जाती है, पर उसको जर्मनी भेज दिया जाता है और वो वहीं पे रख जाती है। तो एक टरबाइन से ही उसको कैपेसिटी को मैनेज किया जाता है। मात्र 20% कैपेसिटी से गैस की सप्लाई जो है वो चलती रहती है क्योंकि सिर्फ एक टरबाइन फंक्शनल होती है। हालांकि 31 अगस्त 2022 में रशिया गैस पाइपलाइन की गैस को स्विच ऑफ कर देता है जब वो देखता है कि नाटो कंट्रीज, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सब जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो वो फिर कहता है कि मैं आपकी गैस बंद कर दूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। तो 31 अगस्त 2022 में रशिया गैस पाइपलाइन को मेंटेनेंस के लिए या मेंटेनेंस का बहाना देके उसको बंद कर देता है। गैसप्रॉम जो है वो डिसरप्ट कर देता है यूरोपियन एफर्ट्स को और स्टॉक पाइलिंग जो विंटर्स की है वो शुरू हो जाती है, यानी कि विंटर्स में बहुत ठंड पड़ती है, तो गैस की रिक्वायरमेंट जब सबसे ज्यादा थी सितंबर 2022 में, उस समय रशिया जो है मेंटेनेंस के लिए कहता है कि हमारी टरबाइंस हमारी फुली ऑपरेशनल नहीं है, 20% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, जब तक वो नहीं हो जाएंगी तब तक हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 है उसकी सप्लाई भी बंद कर दी जाती है। हालांकि नॉर्थ स्ट्रीम 2 की अगर बात करें, क्योंकि वो सितंबर 2021 में तैयार हुई थी और फरवरी 2022 में लड़ाई शुरू हो जाती है, तो उसका सिर्फ ट्रायल रन होता है, उसको कभी कमीशन किया ही नहीं जाता। तो पाइपलाइन होती है, कभी वो पाइपलाइन चलती नहीं। और उसके बाद लड़ाई के 6 महीने बाद यानी कि सितंबर 2022 में एक एक्सप्लोजन होता है जो उस पाइपलाइन को डिसरप्ट कर देता है। और ये माना जा रहा है कि यूएस की हिदायत पर नॉर्वे, यूक्रेन और दूसरे कंट्रीज जो हैं नाटो के, उनके उनके उनकी सहमति से ही किया गया। तो वो जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो कमीशन हुई, नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो कभी ऑपरेशनल नहीं हुई, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसकी $9.5 बिलियन की टोटल कॉस्ट होती है और इसमें शेयर होल्डर्स जो होते हैं और रशिया की कंपनी गैसप्रॉम, जैसे कि मैंने आपको बताया 51% शेयर उनका होता है, विंटरशेल डी और ईऑन रूअर गैस जर्मनी की, जिनका 15.5% शेयर यानी कि 31% शेयर जर्मनी की दो कंपनीज का होता है, जिनका नाम विंटरशेल डिया है और ईऑन रूअर गैस है। और उसके बाद गैस यूनिक नीदरलैंड का 9% शेयर होता है और एनजी फ्रांस का 9% शेयर होता है। कंपनी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करती है 2024 में, जनवरी 2025 में कोर्ट स्विट्जरलैंड की उनको मॉरिटोरियम देती है कि बैंक्रप्सी में जो ऑपरेटर्स हैं वो 9 मई 2025 तक अपने काम को समेट लें और जो छोटे उनके जो ऑपरेटर्स हैं या उनके जो उनके सप्लायर्स हैं, जो टेंडर वर्कर्स हैं, उनकी पेमेंट वो क्लियर कर दें। हालांकि 60 दिन उन्होंने स्मॉल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए भी किया गया था और नॉर्थ स्ट्रीम 2 जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं एजी, उसको 9 मई 2025 तक का टाइम दे दिया गया। वो टाइम क्यों दिया गया है मैं उस पर अब आपके सामने आना चाहता हूं। असली खबर यह है कि जो पुतिन है वो चाह रहे थे कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 दोबारा शुरू हो जाए। 9.5 बिलियन यूरो का जो अमाउंट इन्वेस्टेड है
ये दोनों पाइपलाइंस जो हैं वो फिर से चालू हो जाएं यूएस बैकिंग के साथ। तो एक यूएस इन्वेस्टर को खड़ा किया जाता है जिनका नाम है स्टीफन लिंच। वो अपना इंटरेस्ट जताते हैं कि हम इसको नॉर्थ स्ट्रीम 2 को, एजी को, इसके सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ खरीद रहे हैं। जो भी इसकी देनदारी है हम उस देनदारी को देंगे और उसके लिए वो यूएस गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगते हैं, क्योंकि ये जो है डिकमिशन्ड प्रोजेक्ट है नॉर्थ स्ट्रीम 2 का, क्योंकि वो कभी कमीशन नहीं हुआ, इसलिए उसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो फरवरी 2024 में उनको अप्रूवल भी मिल जाता है कि नेगोशिएट करने का, कि आप कंपनी से नेगोशिएट कर लीजिए और ऑक्शन प्रोसेस में जो स्विस बैंक्रप्सी, जो स्विट्जरलैंड में ये बैंक्रप्सी में कंपनी गई है, इसकी प्रोसीडिंग्स को चालू कर दीजिए। हालांकि ये स्विट्जरलैंड बेस्ड ग्रुप है, ये कंपनी का जो ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है। उनके एमडी और उनके सीईओ ट्रंप के नजदीकी माने जाते हैं। तो ये मान लेना चाहिए कि ट्रंप के इशारे पर भी नॉर्थ स्ट्रीम 2 को टेक ओवर करने का पूरा जो कवायद है वो डोनाल्ड ट्रंप ही करते हैं। 2024 से चल रहा था, स्टीफन लिंच को आगे करते हैं और स्टीफन लिंच के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ही होते हैं। हालांकि ट्रंप एक लोकल क्रिटिक रहे हैं नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के अपनी फर्स्ट टर्म में, और अब ऐसा लगता है कि वो इसको एक्सेस करना चाहते हैं और उसकी ब्रोकिंग भी कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के साथ, क्योंकि गैस पाइपलाइन को एक स्ट्रेटेजिक एसेट माना जा रहा है। वो यूएस को एक अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लुएंस देगा, यानी कि एक बड़ा उनको एज देगा एनर्जी सप्लाई यूरोप में, ताकि एकाधिकार जो है रशिया का ना रहे। स्टीफन लिंच के जरिए यूएस की कंपनी नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 की गैस सप्लाई को मैनेज करे। तो जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। हालांकि कनाडा ने भी ये कह दिया है साफ साफ कि हम अमेरिका के दुश्मन नहीं है, पर जो अमेरिका की नीतियां हैं वो हमारे लोगों के खिलाफ हैं, हमारे आर्थिक बिजनेस के खिलाफ हैं, हमारे व्यापार नीति के खिलाफ हैं। इसलिए अगर अमेरिका हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो हम भी टिट फॉर टैट करेंगे। एक सूचना के अनुसार चाइना के जो कार्गोज हैं, जो ऑयल लेके जाते हैं एक से दूसरी जगह, वो कनाडा के शोर पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। कनाडा ने कह दिया है कि जब 20% ड्यूटी, 25% ड्यूटी आपने हमारे प्रोडक्ट पे लगाई दी है, तो हम अपना क्रूड किसी को भी सप्लाई करें वो हमारी मर्जी है। तो कनाडा ने भी वाव किया है कि हम अपना क्रूड जो है, जो 4 मिलियन बैरल हम पर डे यूएस की रिफाइनरीज को देते थे, वो अब हम चाइना को देंगे। तो एक डिसरप्शन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अमेरिका में हो रही है, जिससे उनका स्टॉक मार्केट भी लगातार निरंतर गिरता जा रहा है। बहुत सारी जो है वो चीजें जो हैं वो अभी अधर में लटकी हुई हैं, और जो कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री अमेरिका के वो भी इस चीज को लेकर चिंतित हैं। नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप उसके अब जो है अन्नदाता के रूप में देखे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने अमेरिका के अन्नदाताओं को भी कहा कि आपकी मदद की मुझे जरूरत है, क्योंकि सारा देश मेरे खिलाफ खड़ा है, तो मुझे, सारी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है, तो मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए। हालांकि इस तरीके की जो चीजें पॉलिटिशियंस करते हैं वो एक सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हम तो अमेरिका के लोगों के साथ हैं, पर पर्दे के पीछे का काम कुछ और ही हो रहा होता है। किस तरीके से जेलेंस्की को बुला के उनको इंसल्ट किया गया और खासकर ऑन कैमरा ये सब किया गया, और उसके बाद $350 बिलियन का जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील है वो भी ट्रंप हत्या लेते हैं। जो पहले हंटर बाइडन, जो बाइडन के जो बेटे थे, वो उस पर काम कर रहे थे। अब ऐसा लगता है चार्ल्स क्रूजनर जो उनके समधी हैं, उनकी जो बेटी के हस्बैंड हैं, जैरेड क्रूजनर, वो और चार्ल्स क्रूजनर मिलके अब इस रेयर अर्थ मिनरल्स की डील को यूक्रेन के साथ करने में सक्षम होंगे। रशिया अमेरिका के साथ भी अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता, चाइना के साथ भी नहीं करना चाहता, नॉर्थ कोरिया के साथ भी उसके अच्छे रिलेशंस है। वो तो बाल्टिक सी के जरिए अपनी एनर्जी पाइपलाइंस को या जो गैस पाइपलाइंस है उनको वापस ऑपरेशनल करना चाहता है, और डोनाल्ड ट्रंप को उसमें जो है बिजनेस इंटरेस्ट नजर आ रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन पे कब्जा करके वो ब्लैक सी पे अपना एकाधिकार बचाना चाहता है, ताकि वहां से उसके जहाज आसानी से निकल सकें। और रेड सी पे तो उसने अपनी जो नेवल फोर्सेस और सबमरीन्स हैं वो ऑलरेडी वहां पर तैनात कर दी हैं। तो एक तरीके से रशिया अपना काम कर रहा है, यूएस क्योंकि डेट में है, अपनी डेट को क्लियर करने के लिए वो किसी तरीके से, आप जिस तरीके से पहले देखते थे कि लोगों की जमीनों पर अटैक करके जिस तरीके के काम किए जाते थे, लोगों के रेयर अर्थ मिनरल्स हों या लोगों की संपदा हो, आपको याद होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आई थी, तो वो हमारे यहाँ से कपड़ा
कॉटन, मसाले और बहुत कुछ ली जाती थी। कहा जाता था कि सोने की चिड़िया थी हमारा देश और अब वो सोने की चिड़िया को लूट के ब्रिटिश राज यहाँ से ले गया। ऐसा ही कुछ अमेरिका भी छोटे देशों के साथ करना चाहता है। भारत को बड़े संभल के चलना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ तो आप अमेरिका से अपने रिलेशंस खराब नहीं कर सकते, पर दूसरी तरफ आपको एज़ अ पॉन या एज़ अ यूज़ किया जा सकता है, जिसमें आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा सकती है। तो सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा और मोदी सरकार की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा आपको कैसा लगा। तमाम जानकारियाँ, हम सूचनाएँ जैसे-जैसे मिलती हैं आप तक तुरंत पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कल मैं फिर किसी नए सब्जेक्ट पे आपके समक्ष पेश होऊँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।